सम्मानीय बड़े भाई राम बहादुर राय जी, हमारे भाई दिलीप मंडल जी, सुश्री क्षमा शर्मा जी, भाई हिमांशु शेखर जी, श्री मनीष कपूर जी, सुश्री खुशबू जैन जी, यहाँ सभागार में अनेक उपस्थित हमारे ऐसे वरिष्ठ मित्र हैं या जो पत्रकार लेखक हैं जिनको पढ़कर मेरे समझने और लिखने की दुनिया समृद्ध हुई है। उसमें सुधीश पचौरी जी, सचिदानंद जोशी जी, विजय दत्त श्रीधर जी, भाई कृपाशंकर जी, हमारे आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी और अनेक मित्र, महेश जी, अरुण नैथानी जी, ये सब लोग और बहुत बैठे हैं। सबको मेरा पुनः नमस्कार। 2 दिन का यह आयोजन का यह आखिरी क्षण है और हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों के होने के उपलक्ष्य में यह सुंदर आयोजन हुआ। इसके लिए आदरणीय राम बहादुर राय जी और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी धन्यवाद। यह आयोजन उदंत मार्तंड के प्रकाशन के 200 वर्षों के उपलक्ष्य में हो रहा है। इसकी क्या प्रासंगिकता है आज मेरी दृष्टि से, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस अखबार के हेडलाइन उदंत मार्तंड के नीचे एक स्लोगन लिखा होता था संस्कृत में, जिसका अर्थ था कि सूर्य के प्रकाश के बिना जिस तरह अंधेरा नहीं मिटता, उसी तरह समाचार सेवा के बिना अज्ञ जन जानकार नहीं बन पाते। इसलिए मैं ये समाचार पत्र प्रकाशन रूपी प्रयत्न कर रहा हूं। यानी जिसको बाद में हम लोगों ने जाना कि एडुकेट करना, इन्फॉर्म करना या एंटरटेन करना पत्रकारिता का धर्म है, उस भावना से प्रेरित होकर के उस वक्त उन्होंने अखबार निकाला कि हमें अपने देशवासियों को, हमें अपने लोगों को जानकारी पहुंचाना है। वो कह रहे जैसे सूर्य अंधेरे की रोशनी को दूर करता है, उसी तरह सूचनाएं या जानकारी लोगों के अज्ञानता को दूर करती हैं। और उसमें उनकी एक खबर मैं आपके लिए कोट करता हूं, जो 5 सितंबर 1826 को उन्होंने विलायती कपड़ा शीर्षक से लिखा और उसमें पूरा हिसाब दिया कि 9 साल के अंदर कहां 1.5 लाख रुपए का सालाना कपड़ा ब्रिटेन से आता था, आज 60 और इन 9-10 वर्षों में कहां 60 करोड़ रुपए का कपड़ा आने लगा। यानी किस तरह से इस देश का आर्थिक दोहन किस दर से हो रहा है, ये पूरा कैलकुलेट करके उन्होंने ये सवाल लोगों के सामने रखा। उस दौर में एक व्यक्ति जब प्रेरित होते हैं कि हमें जीवन में कुछ काम करना है, तो उनके अंदर ये प्रेरणा आती है कि हम अपने देशवासियों को बताएं कि इस देश का धन कैसे लूटा जा रहा है। और सिर्फ अकेले वो नहीं करते, भारतीय दूर हरिश्चंद्र, उनका मैं देखा कवि वचन सुधा 23 मार्च 1874 को एक लाइन से कोट करता हूं, हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। ये 23 मार्च 1874। 8 जून को कहते हैं, भाइयों तो सन्नद्ध हो जाओ, ताल ठोक के इनके सामने खड़े हो जाओ, देखो भारतवर्ष का धन बाहर जाने ना पावे, यह उपाय करो। और यही नहीं, उस वक्त के एक दूसरे व्यक्ति सदानंद मिश्र सार सुधा निधि में लिखते हैं, भारत के दुर्भाग्य को अपना दुर्भाग्य और भारत के सौभाग्य को अपना सौभाग्य समझो, नहीं तो भारत का दुर्भाग्य कभी दूर नहीं होगा। 23 वर्षीय गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी, उनकी 2 लाइनें मैं कहता हूं सिर्फ, कि समस्त मानव जाति का कल्याण हमारा परमोद्देश्य है और उस उद्देश्य की प्राप्ति का एक बड़ा और बहुत जरूरी साधन हम भारतवर्ष की उन्नति को मानते हैं। भारत को उन्नतावस्था तक पहुंचाने के लिए असंख्य उद्योगों, कार्यों और क्रियाओं की आवश्यकता है। मेरे मन में सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति जिसे समझ में आता है कि भारत की पराधीनता का कारण आर्थिक है, आर्थिक लूट, वो आर्थिक सवालों को उठाता है कि सबसे अहम हमारी दृष्टि इस पर होनी चाहिए। इसी कड़ी में वो मूलतः थे मराठी, पैदा हुए बिहार में, लिखा बंगला में देशेर कथा। उस पुस्तक में भी भारत की लूट की कथा है। मैं लौट कर पूछता हूं अपने से, खुद से, कि क्या आज की हमारी पत्रकारिता इन आर्थिक सवालों पर, खासतौर से हिंदी पत्रकारिता, कितनी सजग है?
ये मार्क्स ने कोई गलत नहीं कहा था कि आर्थिक कारण इतिहासों को बदलते हैं, और आर्थिक रूप से हमें किस तरह से, बाद के अनेक जाने माने इकोनॉमिस्टों ने कैलकुलेट किया, उत्साह पटनायक से लेकर सबने, कितनी पूंजी हमारी बाहर गई, पर हमारे शुरू के लोग जिस मकसद से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, अपना बलिदान दिया, वही अखबार के प्रकाशक थे, वही प्रमोटर थे, वही सब कुछ करने वाले लोग थे। पर आज जो हम पत्रकारिता करते हैं उसमें वही सम्मान चाहते हैं, ये कितना सही है? क्या आजादी के बाद बहुत बड़े देश के जो अखबार कहे जाते हैं, उन्होंने फ्लीट स्ट्रीट के नाम पर मुफ्त में कितनी बड़ी भूखंड अरबों अरबों के आज की तारीख में प्राप्त किए? उनके कार्यालय जो आज वहां बने हैं उन जगहों पर, जो उन्हें मुफ्त में सरकार ने दिया कि आपने पत्रकारिता के माध्यम से देश सेवा की है, उनसे कितने अरबों की आमदनी होती है? क्या कभी हमारा समाज इस पर कोई सोचता है? दूसरा, और आज दुनिया कहां खड़ी है? हमारी 146 करोड़ की आबादी है, हम 7वें स्थान पर हैं दुनिया में। अभी दुनिया में दावोस में भाषण दिया हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री ने, जो बड़ा वायरल हुआ दुनिया में। आप जानते हैं दावोस में दुनिया के टॉप थिंकर्स आते हैं। कहा क्या? बहुत संक्षेप में दो चीजें बताऊं। द रूल बेस्ड ऑर्डर इज फेडिंग। पूरी दुनिया में ये रूल बेस्ड चीजें खत्म हो रही हैं। दैट द स्ट्रॉन्ग कैन डू व्हाट दे कैन, और मजबूत लोग जो चाहे कर सकते हैं, एंड द वीक मस्ट सफर व्हाट दे मस्ट, और कमजोर को सफर करना है क्योंकि कमजोर हैं। That's building a strong domestic economy. It should be every government's immediate priority. मैं लौटकर खुद से पूछता हूं कि 14 के बाद बड़े पैमाने पर इस देश में आर्थिक रूप से मजबूती लाने के प्रयास हो रहे हैं, हमारी पत्रकारिता उस पर कितनी सजग है? चाणक्य के दिनों का प्रसंग मैं कोट नहीं करता, लंबा समय लगा। कैसे उनकी क्या माना कि इकोनॉमी, राजकोष मूल है, दंड है वो अर्थव्यवस्था की। अब हम एक छोटा उदाहरण लें। जब आदरणीय राय साहब उल्लेख कर रहे थे इमरजेंसी के क्या क्या कारण थे, क्यों जरूरी था, और राजनीतिक और लीगल चीजें तो थी ही जो आपने बताया, पर एक चीज और जो विश्लेषण में उन दिनों सामने चीज आई, जेडी सेठी ने, प्रोफेसर जेडी सेठी ने, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, एक किताब लिखी थी इंडिया इन क्राइसिस। 74 से 75 के भी शायद 50 इमरजेंसी लगने के आसपास ही प्रकाशित हुई थी या 2 महीने पहले। उसमें एक कारण यह था कि भारत आर्थिक संकट में फंस गया। जो चीजों के भाव बढ़े थे, कंट्रोल्ड इकोनॉमी हुई थी, अनेक चीजें हुई थी, तो अनेक कारणों से एक आर्थिक कारण था, लेकिन आर्थिक चीजों का महत्व हमने नहीं समझा। 77 से जब चीन ने करवट लेना शुरू किया, उस पर आजकल एक बड़ी ब्रेकनिक मशहूर किताब आई है जिसपे अमेरिका में बड़ी डिबेट हो रहा है, पर हमारे देश में इन इकोनॉमिक इशू पर 77 ऑनवर्ड से उसके पहले भी हम देश को मजबूत बनाए, इस पर क्या परामर्श हमारी पत्रकारिता में होता रहा? उस परंपरा में जो 200 वर्षों पहले हमारे सुकुल जी ने शुरू किया। मैं आपको 2 छोटी चीजें हो से बताता हूं। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री ज्योति योजना, एक योजना में 1 रुपये महीना लगता है, दूसरे में प्रतिदिन 1 रुपये से कभी कम, और यह योजना दुर्घटना में होने पर परिवार को 3 लाख रुपए इमीडिएट मिलता है इस योजना के तहत। और जो लोग भी, जिनके बैंक खाते हैं और जिनके पास खाता नहीं भी है, वो सभी लोग अपना बैंक में खाता खोलकर सिर्फ ये शुरू कर सकते हैं। पर आज ये सूचना कितने लोगों के पास है, और क्या हम अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को सूचना संपन्न करने का वो काम कर पा रहे हैं जो 200 वर्षों पहले उन्होंने शुरू किया और कहा कि लोगों तक हम ये बात पहुंचाए आर्थिक मुद्दे क्या हैं उनके जीवन से जुड़े हुए। इस तरह से अनेक चीजें हैं, पर हमारे यहां रोज अभियान चलेगा कि भाई प्रेस में बोलने की आजादी नहीं, कहने की आजादी नहीं। मैं सुनता हूं, पर कभी किसी ने गौर किया कि 14 के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जिस तरह के शब्द लिखे गए, मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े प्रतिष्ठित अखबारों ने जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं, क्या 14 के पहले कभी किसी के लिए ऐसा किया गया? ये शोध करना चाहिए। मैंने कई जगहों पर यह आग्रह किया कि इस पर जो शोध छात्र हैं उन्हें काम करना चाहिए। और क्या मैं आपको बताऊं कि जैसे क्या स्थिति है कि उरी और पुलवामा जैसी घटनाओं के बाद भारतीय सेना अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करती है, या पहलगाम की घटना के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चलता है, तो दुश्मन देश या दुनिया के देशों के बयान बाद में आते हैं। अपने ही देश की मीडिया से जुड़े लोग, अपने को बौद्धिक कहलाने वाले लोग पहले विरोध करते हैं।
और यह भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं भारतीय सेना का यह ऑपरेशन कितना जायज है। लेट अस, देश कहां है? जिस देश से प्रेरित होकर यह पत्रकारिता शुरू हुई 200 वर्षों पहले, आज की पत्रकारिता में वो देश कहां है, यह हमें सोचना चाहिए। मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। लोग कहते हैं पत्रकारिता संकट में है, पर मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। अभी 2012 में चीन के एक साहित्यकार को नोबेल प्राइज मिला, मो यान को। उनका जीवन देखें, बड़ा अपनी व्यवस्था से परेशान और तबाह रहा, और एक शांति का नोबेल पुरस्कार मिला लियू सियोबो को। वो भी अपनी व्यवस्था के बड़े वहां पर उनको अलग माना जाता था, तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट वगैरह में रहे, बहुत चीजें। पर दोनों ने जाकर जब भाषण दिया तो कहा पहला हमारा देश है, हम अपना देश हमारा बेहतर है, हमारा देश, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, यही इन लोगों ने बाहर जाकर कहा। हमारे यहां उदाहरण के तौर पर मैं वैज्ञानिक चर्चा जब सुन रहा था, तो इस देश में जब वैक्सीन बन रहा था जो आपके उसमें कोविड के दौरान, उस पर एक किताब आई है, जरूर देश के हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, प्रोफेसर बलराम भार्गव का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की छोटी सी किताब है, मेकिंग ऑफ कोविड वैक्सीन द इनसाइड स्टोरी गोइंग वायरल। उस पर फिल्म भी बनी है नाना पाटेकर की, वो भी देखनी चाहिए। जब सब कुछ हो रहा था, तभी जब सूचना मिली भारतीय मीडिया में कि किस तरह से भारत टीका बना रहा है, तो उसको लेकर इस कदर शुरू हो गया कि भारतीय टीका प्रमाणिक हो नहीं सकता। तो बलराम भार्गव लिखते हैं कि हमारे साथ जो वैज्ञानिक थे इतने हतोत्साहित होते थे कि एक रात में बैठा उनके साथ, उसमें हमारी वैज्ञानिक महिलाएं भी होती थी जो सब कुछ अपना खतरे में, बाल बच्चे परिवार डालकर सब काम कर रहे थे। तो उन्हें इतने हतोत्साहित थे, तो उन्होंने कहा, मैं लाइटर वेन में कहा कि भारत को वैक्सीन जो नाम है, इसको नाम बदल के कुछ और दुनिया के दूसरे देश का रख लीजिए, क्योंकि सारे मैकाले शिक्षा पद्धति से निकले लोग हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं। और आपने देखा होगा उन दिनों उस टीका के बारे में, और सबसे प्रमाणिक टीका, अभी 1 सप्ताह पहले मैं किसी साइंटिफिक जर्नल में पढ़ा विदेश के कि भारत का टीका। ये हमारी प्रवृत्ति अपने देश के बारे में इन चीजों पर है। अब किसी ने अभी मैं देख रहे हैं एनर्जी क्राइसिस को लेकर बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, लगभग 140 करोड़ से अधिक, और क्षेत्रफल में 7वां, आपके यहां कोई तेल का भंडार है बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने, कितना वेल मैनेज्ड हुआ है 12 वर्षों के प्रयास में, क्या इस पर कहीं भी जानकारी आपने प्रमाणिक पढ़ा है? अगर आप देखें तो 11 वर्षों में क्यों हुआ है? पहले इंपोर्ट हम कर पाते थे, या हमारे यहां क्यों परेशानी नहीं आई आ पाई एनर्जी क्राइसिस की? जो दुनिया के छोटे मुल्कों में, जो एशिया से लेकर दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका में भयानक क्राइसिस है, वो क्यों नहीं आ पाई? कभी सोचिए, गौर करिए, क्योंकि 12 वर्ष में इस तरह के काम हुए। उनमें कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, अगर पहले 27 देशों से इंपोर्ट होता था, जब 41 देशों से होता है, अपना रिजर्व बढ़ाया गया, इथेनॉल का प्रयोग आज 20% चला गया 1.5% से। इसमें आप देखें कि इससे 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। रेलवे के बिजलीकरण से बड़ा फायदा, हर साल 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता था, वो कम हुआ। मेट्रो का नेटवर्क बढ़ा 2014 में, इससे 250 किलोमीटर से कम था, 1100 किलोमीटर हो गया, इससे बड़ा फर्क आया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर 15,000 बसें राज्यों को केंद्र ने दिया। मैं अनेक चीजें गिना सकता हूं। 6 नए यूरिया प्लांट शुरू किए, 3,000 रुपए बोरी मार्केट पहुंच गया दुनिया के बाजार में, हमारे यहां 400 रुपए में किसानों को हम देते हैं। याद करिए 2008 या 10 के पास ऐसा क्राइसिस आया था, इतना गहरा क्राइसिस नहीं था, बहुत मामूली था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो क्या हुआ था? उस वक्त की सरकार ने भविष्य के लिए बॉन्ड जारी किए और कहा कि भविष्य गिरवी रह करके हम लोन ले रहे हैं क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं। अब वो लोन उस वक्त लिया गया और आज की सरकार ने उसको पे किया। 1,48,000 करोड़ रुपए की जगह जो उस वक्त लोन लिया गया था जब ये एनर्जी पेट्रोलियम के भाव बढ़े थे, 8-10 के आसपास की बात है, ये स्मृति से हम बोल रहे हैं, चेक कर लेंगे। आज देश ने 3 लाख करोड़ रुपए वो लोन लौटाए। कितने लोगों को हम लोगों ने एडुकेट किया कि ये इस स्थिति से मुल्क पहले गुजरा है। और आज 2012 की घटना याद करिए, 30-31 जुलाई बिजली की पीक डिमांड थी 110 गीगावाट। कुछ राज्यों ने ओवरड्रॉ किया, कमजोर ग्रिड सिस्टम के कारण देशव्यापी ब्लैकआउट हुआ। 62 करोड़ लोग इस देश के, लगभग 9% आबादी
13 घंटे तक बिजली संकट झेलने को मजबूर हुई, ट्रेन, खदान, सब काम ठप था। आज 2012 के मुकाबले आज गर्मी में आप पूछिए तो 260 गीगावाट से ऊपर आपकी जरूरत है, उससे दोगुना से अधिक 110 गीगावाट से। पर अब वो स्थिति नहीं है तो क्यों नहीं है? 12 वर्षों में क्या हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी ग्रिड सिस्टम 4.81 लाख सर्किट हमने तैयार किया। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन किया। हमारी टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा आज रिन्यूएबल सोर्स से आता है। बीते 11 वर्षों में अपनी सोलर पावर कैपेसिटी 3 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट तक हमने पहुंचाई। सौर ऊर्जा में भी बहुत है, मैं गिनाने लगूं तो बहुत सारी चीजें लंबा होगा। 40 लाख रूफटॉप सोलर हमने लगाए हैं। कई घरों में, कई मोहल्लों में बिजली घर की बिल नहीं आते। अब तो ये आलोचना बड़ा आसान है, पर निर्माण, सृजन बहुत कठिन है इतिहास में। और हमारे यहां हम इन चीजों पर अब शांति एक्ट के तहत आप विस्तार से बताते, न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, थोरियम से कितना बड़ा काम हमने अभी हाल में किया है। अब ये चीजें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब कोविड हुआ, उसी के आसपास एक पुस्तक आई रॉबर्ट जे सिलर की, नोबेल लॉरिएट है, नैरेटिव इकोनॉमिक्स, हाउ स्टोरीज गो वायरल एंड ड्राइव मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स। आपके देश के बारे में अफवाहें फैलाकर कैसे इकोनॉमियां तोड़ी जा सकती है, क्योंकि वो नियंत्रण दुनिया को प्रभावित कर सकने की, जैसा दिलीप मंडल जी कह रहे थे, उन जगहों पर बाहर की कंपनियों के हाथ में है जो आपका हित नहीं चाहते। उस किताब को पढ़िएगा, उसके बाद की घटनाएं कैसे भारत पर कितनी गलत चीजें कहां से आई, वो भी आप जाइए, साइट्स पर तो अवेलेबल होंगे। मैं उस पर विस्तार पर नहीं जाना चाहता। क्योंकि कम से कम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आज जिस देश में भी हम पत्रकारिता करते हैं, जिस माध्यम से करते हैं, तो देश के प्रति एक हमारा फर्ज है, उस मुल्क के प्रति एक फर्ज है जो बुनियाद हमारे पुरखों ने डाली थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने कोई बहुत बड़े, मतलब जब उन्होंने प्रयास किया तो अपने देश को आजाद कराने के अलावा बहुत कुछ उनके सामने नहीं रहा होगा, कोई तस्वीर नहीं रही होगी, लेकिन एक प्रबल भावना रही होगी कि हम आजाद देश बने। पर आजादी के बाद हमारी जो पत्रकारिता रही, कितना उस रास्ते पर चल पाई। बड़े बड़े घराने में आपको बताया कि उन्हें इसकी कीमत मिली। आज हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सचमुच अगर पत्रकारिता के मूल्यों की बात करें तो गांधी कैसे करते थे, बिना विज्ञापन के उन्होंने अखबार का मॉडल अपना बनाया, विज्ञापन नहीं लेते थे। तो क्या हमने ये कोशिश की कि 50 या 60 के या आजादी के बाद के दशक में बिना विज्ञापन का हम कोई मॉडल अखबार का बनाए, मीडिया हाउस का बनाए, कोई दूसरा रास्ता हो? जो स्वतंत्र और बेहतर खबर पढ़ने चाहते हो, क्या अधिक मूल्य के अखबार पढ़ सकते हैं, चूज कर सकते हैं? हमने कोई ऐसी कोशिश की क्या? पहले के पत्रकारों ने, जिन्होंने अपनी आत्माहुति दी, जिन्होंने अपना ही अखबार शुरू किया, खुद ही निवेशक बने, खुद ही उद्यमी बने और अपना जीवन दांव पर लगा दिया, तो जो प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी कुर्बानी से अर्जित की, आज हम यह पत्रकारिता करते हैं, अगर वही प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं तो क्या यह प्रतिष्ठा हमें समाज देगा? क्या हमारी वो साख है, वो प्रामाणिकता है? ये एक सवाल हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। और तो और पढ़कर दंग रह गया, परारकर जी ने एक जगह लिखा, जबकि अंग्रेजों का राज था, कि अंग्रेजों के खिलाफ भी एक तरह से उसका आशय है कि जब तक आपको प्रामाणिक चीजें न मिले तब तक खबर मत छापिए। तो ये एक आदर्श की बात थी। वो आदर्श आज कितना है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। अंत में मैं ये कहूंगा कि एक छोटी सी चीज, आज पत्रकारिता के बहुत सारे संस्थान देश में खुल गए, बहुत सारे हमारे प्राध्यापक गण हैं, बहुत काम हो रहा है, लेकिन एक युगल किशोर शुक्ल जी की अगर हम बात करते हैं तो एक उनकी संक्षिप्त जीवनी किसी ने लिखी क्या आगे बढ़कर? मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं, मुझे बैठे हैं श्रीधर जी, वो इसके गहरे जानकार हैं, किसी ने एक बढ़कर। क्या हम सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देंगे? समाज कहां है? जब कुछ भी नहीं था तब तो उन लोगों ने कोशिश करके उदंत मार्तंड में ये निकाला और विलायती कपड़े और बाकी चीजों और स्वदेशी सबके नारे लगाए, जबकि हिंदी भाषा भी उस वक्त विकसित हो रही थी, हिंदी का ये रूप नहीं था। तब उनका यह आह्वान था कि हम किस तरह से अपने देश को आर्थिक रूप से सबल बनाएं।
पर जिस व्यक्ति ने किया 200 वर्षों पहले और जिस पर हम फक्र कर रहे हैं, फक्र करना चाहिए हमारे समाज को, क्या हम उनकी एक छोटी जीवनी तैयार करा पाए कहीं से, उनकी तस्वीर कहीं प्रमाणित ढूंढ पाए? कल भी मैं देख रहा था बहुत सारे जगहों पर श्री गुरु सहाय जी के बारे में बहुत तस्वीरें मैंने आज से नहीं 40 वर्षों पहले से देखी है, उन्हीं की तस्वीर छप रही है और उसको सवाल उठाया था हमारे श्रीधर जी ने। तो मुझे लगता है कि इस अवसर पर हमें अच्छी तरह से अपना आत्ममंथन करना चाहिए और अखबार अगर इस चीजों को ठीक करना चाहते हैं, उस स्थिति से प्रेरणा लेकर, तो अंत में एक चीज और मैं कह दूं, हालांकि 2 मिनट राय साहब और लग जाएगा मुझे, पर मालवीय जी का हिंदुस्तान अखबार के संपादक होते थे, उनके जीवन का ये प्रसंग है। अभी नीट पर बहुत सारे पेपर्स कैसे सामने आ रहे हैं, इस पर बहुत समाज में चर्चा हो रही है। उसका एक पक्ष है सरकार का कानून ठीक करने का, वो होना चाहिए, वो गवर्नेंस का, लेकिन दूसरा पक्ष सरकार का, समाज का है। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं? मैं खबरें जब देख रहा था, बड़े प्रोफेसर्स, बड़ी मीडिया, बड़ी संस्थान चलाने वाले लोग, 800 करोड़ के संस्थान उनके चल रहे हैं, बड़े इंजीनियर्स, पढ़ा लिखा समाज, वही पेपर बेचते हैं, वही लीक करते हैं, वही सारी चीज। इसमें इन्वॉल्व कौन है? तो हमारे पढ़े लिखे समाज का चरित्र कहां पहुंच गया? हिंदुस्तान समाचार के संपादक थे हमारे मालवीय जी। मालवीय जी जब अपने घर में रहते थे, वाइस चांसलर के रूप में वृद्ध हो चुके थे, उस वक्त की घटना है। उनके घर में किचन एक चलता था जो उनका था, दूसरा किचन था जिसमें खाना खाने के लिए घर के लोग की व्यवस्था थी। एक दिन गिरधर मालवीय जी से मैंने ये प्रसंग पूछा था, एक जगह मुलाकात हो गई थी, उन्होंने प्रमाणित किया और मुझे कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने ये घटना बताई थी, लिखा हुआ कहीं। तो मालवीय जी के घर में नाश्ता तैयार था, पर घर के किचन में नाश्ता तैयार नहीं था। तो महाराज दौड़े आया, मालवीय जी से पूछा कि जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए, क्या नाश्ता करा दूं? तो मालवीय जी ने कहा कि नहीं, जाने दो, घर के किचन से जो पैसा है वो दिलवा दो। तो लौट करके आए, तब तक मालवीय जी भूखे थे। जब वो गिरधर मालवीय आए तो दोनों खाने बैठे, उनका खाना उनके घर से आया, मालवीय जी का खाना मालवीय जी के घर से आया, किचन से आया। तो पूछा गिरधर मालवीय ने कि दादाजी आप क्यों इस तरह किए, आप भी खा लेते, हम भी खा लेते, आप उपवास नहीं रहते, क्यों ऐसा किए? तो कहा कि तुम बड़े होगे तो समझोगे, मेरे यहां सारा जो अन्न आता है, मैं देश का काम थोड़ा करता हूं, वो दान का अन्न आता है, उस दान के अन्न से मेरा खाना बनता है। तुम लोग देश के लिए काम नहीं करते, इसलिए उस अन्न को पचा नहीं सकते। यह हमारी पुरानी भारतीय मान्यता रही, इसलिए तुम्हें उस खाने को हक नहीं है। इस बात को और मैं समझ सका जब महाभारत पढ़ रहा था, तो एक प्रसंग आता है, वो काल्पनिक है या सही मैं नहीं जानता, पर उसे जोड़कर मैंने देखा। जब भीष्म पितामह सरसैया पर होते हैं तो शाम को उनका प्रवचन होता है, सब लोग जाते हैं, द्रौपदी नहीं जाती। एक दिन कृष्ण कहते तुम भी चलो, बहुत अनिमरस होकर द्रौपदी भी जाती। उसी लोग कह रहे थे कि कहीं न्याय हो, अत्याचार हो, उसका विरोध न हो तो कैसे व्यक्तित्व कुंठित होता है, पुरुषार्थ खत्म होता है, पौरुष खत्म होता है। तो पूछ दी द्रौपदी ने, कोई उनके सभा में सवाल नहीं पूछता था। द्रौपदी ने पूछा कि पितामह आज इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, उस दिन कहाँ थे जब कुरु दरबार में मेरा चीरहरण हो रहा था, आप क्यों मौन थे? तो उन्होंने जो जवाब दिया, कहा बेटी उस वक्त जो मैं अन्न खा रहा था वो दुर्योधन का अन्न था, अनीत से उपजा अन्न, पाप से उपजा अन्न, इसलिए मेरे सोचने की क्षमता बढ़ गई थी। इसलिए गांधी जो साधन और साध्य की बात करते थे उससे जोड़कर देखे। मैं गांव से आया हूं, अपढ़ लोगों की ही संख्या थी, कुछ एक लोग, 2 एक लोग पढ़े मिलते थे, वहां शिक्षा मिली कि अपने उपज के अलावा कोई चीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो जीवन के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होता है। आज हमारे पत्रकारों को, अखबारों को आह्वान करना चाहिए कि मालवीय जी ऐसे पत्रकार थे, उनका चिंतन ये था, ये जितनी चीजें प्रोफेसर्स लिख करते हैं, बड़े लोग लिख करते हैं, अरबपति खरबपति जो हो गए हैं एजुकेशन की पढ़ाई से, घर घर महिलाएं आप देखिए अफसरों के पास लगातार छापे सरकार के द्वारा पड़ रहे हैं, कई जगहों पर भारी संपत्ति मिलती है, कुछ नहीं था 100 करोड़ की, 50 करोड़ की संपत्ति। अगर घर घर की महिलाएं कहना शुरू कर दे कि हम ये पाप का अन्न नहीं लेंगे या नीति का अन्न नहीं स्वीकार करेंगे, तब मैं मानूंगा कि ये मीडिया देश की भूमिका का काम कर रही है और आज हमें करना ही चाहिए इसको। यही सबक और सीख हमें 200 वर्ष उदंत मार्तंड के होने पर और इसके संपादक सुकुल जी के जो पहला जो मैसेज था और पहला जो मैंने आपको कोट किया आर्थिक सवालों पर, ये लेना चाहिए कि देश
बनाने का जो आह्वान है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक, उनमें घर घर से महिलाएं इस तरह से अनुरोध है कि कहीं कोई अनित की चीज हमारे घर का कोई पुरुष करे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, देश उससे पहले विकसित होगा, यह सामर्थ्य इस देश में है और देश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।